यस क्लास, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? मैंने पूछा कैसे हो आप लोग? सब ठीक, बढ़िया, मज्जे में। मज्जे में, चलो मज्जे में मज्जे में। आवाज़ आ रही है सभी को? यस, आवाज़ आ रही है, इसलिए जवाब दे पा रहे हो। मुझे यही चेक करना था कि आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। हाँ, बस बस। ऑडियो बंद, म्यूट, सभी म्यूट, ऑडियो म्यूट करिए अपना। चलो आ जाओ, ध्यान दे दो। एक क्विक रिकैप करते हैं कि लास्ट क्लास में क्या देखा था, और आज हम उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स की तरफ बढ़ते चले चलेंगे। तो सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे जो कल हमने रिवाइज किया था उसका एक फटाफट फटाफट एक रिवीजन हम कर लेते हैं, ताकि एक चीज़ लॉक कर दे हम और इसको आगे बढ़ सके। सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट डू यू मीन बाय शेयर्स। शेयर्स मतलब हमने कल देखा था, क्या देखा था? व्हाट डू यू मीन बाय शेयर? शेयर मीन्स a small part of ownership of the company, या जिसको दूसरी भाषा में we can say as per the Companies Act section 2 subsection 84, share is share in capital of the company at which includes stock. stock का मतलब मैंने आपको बताया था, बंडल ऑफ शेयर्स जो रहते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद में शेयर कैपिटल इज दिस, छोटे छोटे जितने भी शेयर्स रहते हैं उसको कंबाइनली दे आर कॉल्ड एज शेयर कैपिटल, विच इज मेंशन इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर कैपिटल क्लॉज। ये मेंशन किया हुआ होता है वहाँ पे। देन उसके बाद हमने देखा था शेयर कैपिटल दो प्रकार के, वन इक्विटी, वन प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर कैपिटल याद है क्या बेटा? इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता था? इक्विटी शेयर कैपिटल मतलब हमने लास्ट क्लास में देखा, बोलो, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। परफेक्ट। और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या थे? विच आर नॉट इक्विटी नहीं बोलना, नहीं, इसको डिफाइन किया था। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब कौन से? ऐसे शेयर्स, दो शेयर्स विच हैव प्रेफरेंशियल राइट विथ रिस्पेक्ट टू, आराम से माइक बंद रखो, मैं बोल रहा हूँ, ऐसा आप एक्ट करो कि आप बोल रहे हो बिना माइक चालू किए। हाँ, मुझे पता है आप बोल रहे हो, डोंट वरी डोंट वरी। अच्छा चलो, एक चीज़ करते, एक काम करके देखते हैं, मुझको एक एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आप लोग अपने कैमराज बंद रखते हो, मैं आपके एक्सप्रेशंस नहीं समझ पाता हूँ, वेदर आपको समझा या नहीं समझा। कैमरा शुरू रखो तो पूरे सेशन में, अगर इससे कुछ प्रॉब्लम या डिस्टर्बेंस होता है तो हम उसको बंद करवा देंगे। कम ऑन हरी, आप कैमरा शुरू रखो तो आप आपके सेशन में, ताकि आप मुझे दिख सको, आप पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, मस्ती कर रहे क्या कर रहे। मुझे भी उस चीज़ का वो चाहिए, रिपोर्ट मिलता रहे ताकि। धनवीर बेटा, आपका शायद आज फर्स्ट डे है, धनवीर बोत्रा, राइट? आप पहला दिख रहे हैं, आप मेरे को आज फर्स्ट डे दिख लग रहा है आपका। हाँ ठीक है, अपन क्लास के बाद बात करेंगे बेटा, ठीक है। अभी चलने दो, जो समझ में आ रहा है वैसा। यस, सभी कैमरा शुरू करें ताकि मुझे बच्चों के एक्सप्रेशंस भी समझ में आए कि क्या है, कैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं आप लोगों को। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है? दो शेयर्स हुज हैड प्रेफरेंशियल राइट, टू प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं उन लोगों को। एक होता है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, एक विद द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, इक्विटी से पहले इनका पेमेंट होगा। इक्विटी से पहले मतलब पहले आउटसाइडर्स का पेमेंट होगा, फिर जो बचे हुए पैसे जो ओनर को मिलते हैं, ओनर्स में पहले प्रायोरिटी प्रेफरेंस को दी जाएंगी, फिर प्रायोरिटी हम इनको देंगे, किनको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। देन उसके बाद हमने देखा था रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप में भी इनको प्रेफरेंस दिया जाता है, यानी पहले आउटसाइडर्स, अगेन प्रेफरेंस बोला जाता है तो बेटा सिर्फ इक्विटी से पहले, बाकी आउटसाइडर्स की लाइबिलिटी तो पहले सेट होनी ही है। पहले आउटसाइडर्स को पे करेंगे, बच गया तो पहले प्रेफरेंस को और बाद में इक्विटी को। ऐसे प्रेफरेंशियल राइट्स हम यहाँ पे इन लोगों को देने वाले हैं। तो ऐसे प्रेफरेंशियल राइट्स हम जिनको दे देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। देन टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमने देखे थे, चार बेसिस है, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन, रिडम्पशन, अरियर्स ऑफ डिविडेंड, एंड लास्ट है पार्टिसिपेशन। कन्वर्जन के बेसिस पे दो थे, कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स, नॉन कन्वर्टिबल मतलब विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, चाहे बदले में कैश दे दो, चाहे डिबेंचर्स में कन्वर्ट कर लो, शर्त यह है कि हम उनको इक्विटी में कन्वर्ट नहीं करेंगे। देन उसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, रिडम्पशन के बेसिस में क्या क्या हो सकता है? रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब विच कैन बी कन्वर्टेड, या रिडीमेबल शेयर्स, रिडीमेबल यानी कि विच आर रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, या दूसरे वर्ड्स में आप बोल सकते हो विच आर रिडीम बिफोर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। वाइंडिंग अप से पहले जिनको हमने रिडीम कर दिया, ऐसे शेयर्स को हम कौन से शेयर्स बोलेंगे? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से शेयर्स बोलेंगे आप? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। और जिसको हमने रिडीम किया ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप,
दो शेयर्स विच आर रिडीम्ड ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, उसको बोलेंगे हम नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देन ऑन द बेसिस ऑफ अरियर्स ऑफ डिविडेंड, अरियर्स ऑफ डिविडेंड में अगर हमको क्लासिफाई करना है तो दो है, कम्युलेटिव एंड नॉन कम्युलेटिव। कम्युलेटिव मतलब who has the right to claim arrears of dividend, who has the right to claim arrears of डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड मतलब इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, हमने डिविडेंड नहीं बांटा, बट अगले साल के प्रॉफिट में इस साल का अगर हम प्रॉफिट क्लेम या डिविडेंड क्लेम कर पाते हैं उसको हम बोलेंगे अरियर्स, यानी कम्युलेटिव डिविडेंड। अरियर्स ऑफ डिविडेंड क्लेम करने का राइट है उसके पास में। नॉन कम्युलेटिव का मतलब क्या होता है, नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड, नो राइट टू क्लेम अरियर्स ऑफ डिविडेंड। अगर अरियर ऑफ डिविडेंड क्लेम करने का अधिकार नहीं है तो उसको हम नॉन कम्युलेटिव बोलेंगे। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं तो दो है, एक है पार्टिसिपेटिंग, दूसरा है नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब क्या है, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग मतलब हु हैज द राइट टू पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट्स और सरप्लस एसेट्स, और जिसको ऐसा कोई राइट नहीं होता सरप्लस प्रॉफिट सरप्लस एसेट में पार्टिसिपेट करने का, उसको हम बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग। और हमने देखा था सरप्लस प्रॉफिट और सरप्लस एसेट का मतलब क्या है। सरप्लस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि सबको पैसा बांट देने के बाद, यानी जितना भी इनकम हुआ, इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देने के बाद जो पैसा बच गया उसको हम पहले ओनर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांट दिया, इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दिया, प्रेफरेंस को डिविडेंड, इक्विटी को डिविडेंड, फिर भी बच गया। तो ऐसा जो बच गया प्रॉफिट रहता है दे आर कॉल्ड एज सरप्लस प्रॉफिट, जिस पे हक किसका रहता है, पूरा इक्विटी का। बट अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी उस पर हक जता सकते हैं तो जो हक जता पा रहे हैं वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। सेम गोज फॉर सरप्लस एसेट्स। सरप्लस एसेट्स मतलब वाइंडिंग अप पे पूरा एसेट बेचा, पूरा लाइबिलिटी पे किया, बट एसेट ज़्यादा वैल्यू पे बिक गया एज कम्पेयर टू लाइबिलिटीज, तो जो एसेट्स का वैल्यू या जो एक्स्ट्रा पैसा हमारे पास बच गया दैट इज कॉल्ड एज सरप्लस एसेट। जो ज़्यादा पैसा बच गया उस पर अगेन हक इक्विटी का है, बट अगर हम प्रेफरेंस को भी उसमें शेयर दे रहे हैं तो दे आर कॉल्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। नहीं दे रहे हैं तो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। क्लियर है यहाँ तक? मैंने एक चीज़ और बताया था, सेम प्रेफरेंस शेयर कन्वर्टिबल, रिडीमेबल, नॉन कम्युलेटिव, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकता है, वो चारों हेड में कहीं ना कहीं क्लासीफाई होगा, वो चारों हेड में कहीं ना कहीं क्लासीफाई होगा। और ये कहाँ मेंशन किया होता है कि वो पर्टिकुलर प्रेफरेंस शेयर्स कौन सी कैटेगरी में आता है, इट हैज़ टू बी शोन अंडर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्लासीफाई करना पड़ता है कि जो आप प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हो ये कौन से कैटेगरी का है, कौन से हेड्स का है। क्लियर है क्या यहाँ तक? हाँ या ना? अगर क्लियर है तो जस्ट नॉट योर हेड, आगे बढ़ सकूँ ताकि मैं, जिनके कैमरास बंद है मैं वापस बोल रहा हूँ बेटा कैमरास चालू करो, क्योंकि कई लोग मुझे ऐसा लगा कि गायब हो जाते कैमरे के सामने से, चल रहा है ना हम रिप्रेजेंट ही लग रही है ना, ऐसा हरकत करते हैं, ऐसा मुझे पता चला। एक्चुअली मॉर्निंग बैच में से कई स्टूडेंट ने हरकत की आज, मैंने उनको पकड़ा। चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्लास की, नेक्स्ट लेक्चर आई मीन नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल वैल्यू एंड इशू प्राइस? नया है, मुंडी मुंडी झटको, स्ट्रेट बैठो, आ जाओ, ध्यान दो। लेट्स सी समथिंग न्यू राइट नाउ। व्हाट डू यू मीन बाय फेस वैल्यू इशू प्राइस? चैट बॉक्स में लिखिए, कम ऑन हरिया इफ यू नो द मीनिंग। फेस वैल्यू और इशू प्राइस, डिफरेंस बिटवीन फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस। यस यस करो कोशिश, लिखते जाओ लिखते जाओ। फेस वैल्यू वो वैल्यू है जो ओरिजिनल है, जो इशू प्राइस जिस पे वो शेयर सेल होता है, जिस पे शेयर सेल होता है। हम्म, original cost of security, original value of share, face value is the amount of share is called face value। ओके, और क्या बोलना चाहते हो? और इसका मतलब क्या है, इशू प्राइस का मतलब क्या है? इशू प्राइस अब लिखिए, इशू प्राइस का मतलब क्या है? इशू प्राइस मतलब जिस पे कोई प्रोडक्ट बेचा जाता है। ओके, इशू प्राइस जिस पे प्रोडक्ट बेचा जाता है। भाभी का नहीं नहीं नहीं, शेयर्स में, हम प्रोडक्ट पे नहीं है, शेयर्स। एग्जाम्पल जोड़ लिया आपने, ठीक है, आगे पीछे से कहीं से, हाँ, पर ये ठीक, शेयर। शेयर शेयर, ओके शेयर। और इशू प्राइस इज द अमाउंट एट विच इट इज सेल। ओके, जिस कॉस्ट पे बेचा जाता है, जिस कॉस्ट पे बेचा जाता है, ठीक है। सर जिस कॉस्ट पे बेचा जाता है।
हाँ लिख दिया बेटा, एक जन ने इसको उसमें लिख दिया चैट बॉक्स में, जिस कॉस्ट पे बेचा जाता है। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो आ जाओ, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो। फेस वैल्यू और इशू प्राइस का मतलब क्या होता है, अभी लिखना नहीं, सिर्फ सुन लो। फेस वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर। फेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर, जो शेयर्स का एक्चुअल वैल्यू होता है। एक्चुअल वैल्यू होता है मतलब क्या होता है, सबसे पहले व्हाट इज शेयर। शेयर इज अ शेयर सर्टिफिकेट होता है, जैसा अभी हमने देखा शेयर इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ओनरशिप। जो ओनरशिप का जो पार्ट है उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होंगी, दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे एक आधा एग्जाम्पल अगर हम ले, तो जो उसका जो शेयर सर्टिफिकेट पे जो उसकी वैल्यू 100 रुपए अगर लिखी हुई है, तो दैट 100 रुपए विल बिकम योर एक्चुअल वैल्यू। दैट 100 रुपए विल बिकम योर एक्चुअल वैल्यू। आप लोग बहुत हिल रहे हो, आपको मालूम है कि आपने कैमरास शुरू करने के नाम पे इतना डिस्टर्ब करो। बंद करो कैमरास, बंद करो, सब बंद करो, बंद करो कैमरास। इतना ज़्यादा हिल रहे हो आप लोग। एक मिनट, हाँ एक मिनट। यस चलो ठीक है, ध्यान दो। हाँ ठीक है, एटलीस्ट नाउ दिस इज नॉट डिस्टर्बिंग। ठीक है, ऐसे ही रहने दो नहीं करते, यही चलने दो। फेस वैल्यू मतलब क्या, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स। एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स, एक्चुअल वैल्यू मतलब जो उसकी वैल्यू उसके चेहरे पे लिखी है। फेस वैल्यू मतलब क्या, फेस उसके चेहरे पे। जैसा एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि इसका वैल्यू कितना है, दैट इज फेस वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर्स। जैसा आप कई प्रोडक्ट्स देखोगे, आपने अगर कोई दुकान पे गए और एग्जाम्पल के तौर पे इफ यू हैव बॉट से साबुन खरीद के लेके आए, साबुन पे एमआरपी लिखा होता है ना, दैट एमआरपी इज दैट फेस वैल्यू ऑफ दैट प्रोडक्ट। एमआरपी इज द फेस वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट। इशू प्राइस क्या होती है, इशू प्राइस इज द प्राइस एट विच द शेयर्स आर इशूड। देखो जब भी कंपनी की अगर हम बात करें, इस चैप्टर में अगर मैं हम बोलूं तो कंपनी है, जब भी हम अगर शेयर्स इशू करते हैं ना, तो हम इशू करते वक्त ये नहीं बोलते कि हमने शेयर्स सेल किया है। कंपनी जब भी शेयर्स इशू करती है, शेयर्स इशू करते वक्त कंपनी ये नहीं बोलती है कि कंपनी ने शेयर्स इशू किया है। कंपनी हमेशा क्या बोलेगी, कंपनी हमेशा क्या बोलेंगी कि वी हैव इशूड द शेयर। कंपनी क्या बोलेंगी, वी हैव इशूड द शेयर। हमने शेयर्स इशू किया ऐसा बोलती है कंपनी। क्या बोलती है कि हमने शेयर्स इशू किया। इशू किया है मतलब दे हैव इशू, दे हैव रादर इन द अदर टर्म्स दे हैव अलॉटेड द शेयर्स टू द अप्लीकेंट्स जिस प्राइस पे। अब जैसा आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, प्रोडक्ट खरीदने गए तो कई बार प्रोडक्ट आपको एमआरपी पे ही मिलता है कि उससे ज़्यादा पे और उससे कम पे कुछ भी मिल सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि इशू प्राइस और फेस वैल्यू दोनों सेम रहे। फेस वैल्यू मतलब जो लिखी है प्रोडक्ट पे या जो शेयर्स पे लिखी है। इशू प्राइस वो कुछ भी हो सकती है, या तो फेस वैल्यू हो सकती, या उससे ज़्यादा हो सकती, या उससे कम हो सकती है। फेस वैल्यू कैन डिफर एंड इशू प्राइस कैन बी डिफर, यानी फेस वैल्यू एंड इशू प्राइस कैन बी डिफरेंट। कैसा, देखो एग्जांपल देखते हैं। शेयर्स कैन बी इशूड एट मेजरली एट 3 प्राइजेस। 3 प्राइजेस पे इशू किया जाता है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। 3 प्राइजेस पे शेयर्स कैन बी इशूड, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। 3 प्राइजेस क्या क्या है, देखो पार का मतलब क्या होता है पहले एक देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। मान लीजिए आपके शेयर का फेस वैल्यू 100 है और इसका इशू प्राइस भी 100 है। 100 रुपए की चीज आपने 100 रुपए का शेयर 100 रुपए में ही दे दिया, तो दीज आर कॉल्ड एज शेयर्स इशूड एट पार। 100 का शेयर 100 में दे दिया। प्रीमियम मतलब क्या होता है, आपका फेस वैल्यू 100 है, आपने इसको इशू कर दिया ज़्यादा पे, 120 पे। डिमांड अच्छी थी, लोगों को आपके कंपनी के शेयर्स चाहिए थे, आपने 100 का शेयर उठाकर दे दिया 120 में, लोगों ने भर भर के शेयर्स खरीदे। तो दीज आर इशूड एट प्रीमियम, दीज आर शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। वेयर एज इशूड एट डिस्काउंट, डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, अगेन फेस वैल्यू 100 है बट आपने इशू कर दिया 90 में। सर ऐसा क्यों, डिमांड कम हो सकती है आपके शेयर्स की। बट मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एज पर 2013 जो नया लॉ है और अब आपको नया एप्लीकेबल है। लास्ट ईयर तक के मैं पुराना पढ़ाया करता था, अब आपको नया आपका सिलेबस आपको अगर पता होगा तो इस साल से चेंज हुआ और फाइनली जाके उन्होंने नया लॉ एप्लीकेबल है। तो नए लॉ में वो 2013 के हिसाब से लगता है। लेसिका बेटा एक बार लॉग आउट करो, वापस साइन इन करो, बंद करो, वापस साइन इन करो, तो शायद वो आपको मिल जाएगा।
तो नए लॉ के हिसाब से आपको वी कैन नॉट इशू शेयर्स एट डिस्काउंट, एक्सेप्ट शेयर्स हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। ये दोनों का मतलब क्या है हम धीरे धीरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, डोंट वरी। स्वेट इक्विटी हमारे सिलेबस में नहीं है बट मैं फिर भी बता देता। स्वेट इक्विटी मतलब जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को अगर हम शेयर्स अलॉट कर देते हैं तो उनको हम डिस्काउंट पे दे सकते हैं, क्योंकि वो एम्प्लॉयज है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब उनको हम नौकर से मालक बना रहे, तो हम उनको शेयर्स डिस्काउंट पे दे सकते हैं। उनसे पैसा लेंगे बट अगर मार्केट में हम 100 रुपये लेते हैं तो उनसे 80 रुपये ले लेंगे, हमारे परिचित लोग हैं, तो उसको स्वेट इक्विटी शेयर डिस्काउंट पे इशू हो सकता है। और री इशू शेयर क्या होता है, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, ये हमारे सिलेबस में, ये हम पढ़ेंगे बाद में, डोंट वरी, वो मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे। तो नए लॉ 2013 कंपनीज एक्ट के हिसाब से शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, बट मैंने ये डिस्काउंट का टॉपिक, डिस्काउंट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिलेबस से डिलीट नहीं किए हैं, मैंने रखे हैं क्योंकि वो आपके बोर्ड वालों ने भी डिस्काउंट के ऊपर क्वेश्चंस उनके नोट्स में रखे हैं, तो मैं पढ़ा दूंगा, डिस्काउंट टॉपिक पढ़ा दूंगा। बट अगर मैं थियरी एस्पेक्ट की बात करूं तो शेयर्स कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट एक्सेप्ट फॉर स्वेट इक्विटी शेयर एंड इफ दे आर forfeited shares which are reissued, they are forfeited shares which are reissued, forfeited share reissued सिलेबस में भी एक टॉपिक है हमारा, हम उसमें पढ़ेंगे ही कि वो किस तरीके से होता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। 100 का शेयर 100 में इशू किया तो पार है, 100 का 120 में इशू किया तो प्रीमियम है, और 100 का कम में इशू किया तो डिस्काउंट है। आपने देखा होगा आपके कई प्रोडक्ट ऐसे बिकते भी है, जहाँ चिप्स का पैकेट लेने गए 10 रुपये का चिप है, 10 रुपये में मिल जाता है, दैट इज परचेज्ड एट पार। जैसा आप अभी समर का टाइम चालू हो रहा है, कोल्ड ड्रिंक पीने बाहर निकलोगे मत पीना, एडवाइजेबल है, जो सिनारियो अभी चल रहा है उससे तो बेहतर ही है कि नहीं पिए तो बेहतर है। बट अगर आपको ध्यान होगा तो लास्ट ईयर जब समर आया था 10 रुपये का कोल्ड ड्रिंक हमको 10 में नहीं मिलता था, वो 12 रुपये में मिलता था। एमआरपी 10 रुपये थी, उसकी फेस वैल्यू 10 रुपये थी, बट दे यूज टू सेल इट एट 12 रुपये, यानी 10 का प्रीमियम 12 रुपये में मिलता था। दूस प्रोडक्ट वे सोल्ड एट प्रीमियम, दूस प्रोडक्ट्स वे सोल्ड एट प्रीमियम। मोबाइल फोन्स अगर आपने बहुत बार ऑब्जर्व किए होंगे ना, तो मोबाइल फोन पे एमआरपी लिखी रहती है 20,000 रुपये, बट कई बार वो हमको 18,000 रुपये में ही मिल जाता है। 18,000 में मिल गया मतलब वी गॉट दैट प्रोडक्ट एट डिस्काउंट, वी गॉट दैट प्रोडक्ट एट डिस्काउंट। बट ये प्रोडक्ट नहीं है, मैं यहाँ प्रोडक्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वो एग्जाम्पल के लिए मैंने दिया कि आप समझ सको। पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, तीन टर्म्स का मतलब क्या है। पार का मतलब क्या है, जितने का है उतने में। प्रीमियम का मतलब है जितने का है उससे ज्यादा पे, और डिस्काउंट का मतलब क्या है, जितने का है उससे कम पे, जितने का है उससे कम पे। तो आई होप आपको तीनों क्लियर है, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट, पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना? यदि क्लियर है तो एक बार यस बोल दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस, थम्स अप, कुछ भी चलेगा। लेसिका बेटा, इशू क्लियर हुआ क्या आपका? परफेक्ट परफेक्ट, चलो चलो, गुड, थम्स अप, आगे बहुत, चलो बड़े आगे अभी। लेसिका, यू आर ऑनलाइन राइट? हाँ तो बोलो, हाँ बराबर है, अपने आप ही बंद हो रहा है आपका। आई डू वन थिंग, मैं अभी चालू करता हूँ, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालूंगा, ये बेटा एक बार देखना और मेरे से क्लास के बाद बात करना। लेसिका, विल सी इनटू दैट कि वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अभी हम। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स? कैन एनीबडी हेल्प मी विद द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स? इशू ऑफ शेयर का प्रोसीजर कोई बता सकता है क्या? अच्छा, वो खरीद लेते हैं बेटा। एक चीज़ समझ, आपने ऊपर ऊपर से बोला पर वो भी बहुत गलत बोला, ठीक है कोई बात नहीं। अभी आप थोड़ा सा बचपने वाले स्टेज में हो। हर शेयर्स को स्टॉक मार्केट पे इशू करना जरूरी है क्या? डू एवरी शेयर रिक्वायर्ड टू बी लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट? सर आईपीओ के टाइम पे नहीं करना पड़ता है। आईपीओ के टाइम पे नहीं करना पड़ता? क्या अनलिस्टेड कंपनीज नहीं हो सकती क्या? अनलिस्टेड, आपको क्या लगता है जितनी भी कंपनीज इंडिया में है, आर ऑल द कंपनीज लिस्टेड इन स्टॉक मार्केट? नहीं, तो जरूरी है स्टॉक मार्केट में लिस्ट करना, उसका प्रोसीजर का एक पार्ट होगा।
स्टॉक मार्केट देख के भावुक हो जाते हैं, अलग ही भावुक हो, स्टॉक मार्केट, अरे नहीं रे बाबा, नहीं, ऐसा नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर फॉर इशू, जो कंपनी लॉ में प्रोसीजर लिखी है। स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग, ये सब, एक मिनट, लेट मी से स्टॉक मार्केट एंड एवरीथिंग वो सब सेबी लॉ में है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करके एक लॉ है, उसमें वो नहीं। मैं कंपनी का प्रोसीजर जानना चाह रहा हूँ। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यानी कंपनी लॉ में क्या लिखा हुआ है? यस, एनीवन वांट्स टू ट्राई? मेरे ख्याल से शशांक यू आर ट्राइंग, बोलो। बेटा अगर तेरे पास एडिक्वेंट कैपिटल अवेलेबल है तो चेंज करने की जरूरत नहीं है। चेंज तब करना पड़ता है जब तेरे को 10 लाख इशू करना है और मेमोरेंडम में लिखा है कि तो 10 लाख इशू कर सकता है, और 10 लाख तो ऑलरेडी इशू कर चुका है, और एडिशनल अगर तेरे को चाहिए तो मेमोरेंडम चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है। 10 लाख लिखा है मेमोरेंडम में, तूने आज तक एक भी इशू नहीं किया तो कर देना, दिक्कत क्या है? तो चलो मैं ही बता रहा हूँ, बहुत गलत जा रहे हो, भटक रहे हो आप लोग, रुको, कंट्रोल, वापस आ जाओ। मैं ही बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्या होता है टू इशू का प्रोसीजर क्या होता है। आराम से ठंडे दिमाग से ध्यान से सुनो, ध्यान पे, सबका ध्यान स्क्रीन पे। ये कंपनी एग्जांपल के तौर पे, ये एक कंपनी है, ये अपने रोहन, सोहन, मोहन, सुनील, हेलो बोलो इन चारों को सभी। ये रोहन है, ये मोहन है, ये सोहन है, ये सुनील है, ठीक है। अब ये हमारी जनरल पब्लिक है, ये चारों बेसिकली हमारे जनरल पब्लिक है, और वो कंपनी है। कंपनी इनको शेयर्स इशू करना चाहती है। कंपनी रोहन, सोहन, मोहन को क्या इशू करना चाहती है? शेयर्स। तो कंपनी क्या करती है? सबसे पहले एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? एक प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस एक बुक जैसा होता है जिसमें कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस वगैरह मेंशन किया रहता है कि कंपनी ने अब तक क्या किया है, कैसे कैसे वर्किंग की है, और क्या क्या उनका फ्यूचर प्रेडिक्शन है, कहाँ कहाँ वो और काम करने वाली है। अगर आपको अच्छा लगता है, कंपनी से जुड़ना चाहते हो, तो आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो, आप कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो तो प्रोस्पेक्टस के पीछे में कुछ फॉर्म्स होते हैं, वो फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भर के आप क्या कर सकते हो? कंपनी के शेयर खरीद सकते हो। ये प्रोस्पेक्टस इशू कर दिया कंपनी ने। प्रोस्पेक्टस इशू करने के बाद अब क्या करती है? अगर ये जनरल पब्लिक, ये रोहन, सोहन, मोहन, सुनील है, अपने क्या क्या नाम बोला मैंने, एक बार लिख देता हूँ, चलो इनके नाम। ये कौन है अपना? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। अगर ये रोहन, सोहन, मोहन, सुनील जो अपनी जनरल पब्लिक है, इफ दे वांट कि वो कंपनी के ओनर बन जाए, अब तक तो वो कंपनी के लिए अननोन पर्सन है, थर्ड पर्सन है, इफ दे वांट कि दे कंपनी के ओनर बन जाए, तो वो क्या करेंगे? वो प्रोस्पेक्टस के पीछे का फॉर्म निकालेंगे, एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और उसके साथ में कुछ पैसा जोड़ के वो किसको दे देंगे? कंपनी को। वो पैसा जोड़ के किसको दे देंगे? वो कंपनी को। मैं दिख रहा हूं सभी को? मैं दिख रहा हूं सभी को? यस नो चैट में लिखो, यस नो। चलो ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान दे अमन, तेरे इसमें कुछ गड़बड़ होंगी। चलो आ जाओ। ये जो है, ये फॉर्म निकाल के जनरल पब्लिक, ये फॉर्म निकाल के किसको दे देंगी? कंपनी को। ये फॉर्म निकाल के जनरल पब्लिक किसको दे देंगी? कंपनी को। कंपनी के पास पैसा आया, कंपनी के पास फॉर्म आया, कंपनी उस फॉर्म को देखती है, चेक करती है, एड्रेस वगैरह, नाम वगैरह चेक करती है, और एक वेरिफिकेशन लेटर लिखती है इन लोगों को। जनरल पब्लिक के पास एक वेरिफिकेशन लेटर लिखती है जिसमें इनसे क्लैरिफिकेशन मांगती है कि हमको आपके तरफ से ऐसी ऐसी एप्लीकेशन आई है, ये एप्लीकेशंस आपने ही भेजी है क्या? ये एप्लीकेशंस जो भेजी है आपके तरफ से, ये आपने ही भेजी है क्या? अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो रिवर्ट करिए, अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो हम मान लेंगे कि एप्लीकेशन आपने ही भेजी है। वो ये नहीं बोलते कि वेरिफिकेशन दो, वेरिफिकेशन नहीं दिया तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं। ऑब्जेक्शन है तो पूछो, अदरवाइज हम मान लेंगे कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो अगर इनको ऐसा कोई ऑब्जेक्शन हो, या ऑब्जेक्शन अभी ले सकते हैं, अदरवाइज कंपनी आगे बढ़ती है। कुछ एक पीरियड रुकती है, समय रुकने के बाद कंपनी एक लेटर और लिखती है जिसमें शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके भेज देती है। अब यहाँ क्या जोड़ के भेज दिया कंपनी ने? शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप। शेयर सर्टिफिकेट क्या रहता है? प्रूफ ऑफ ओनरशिप। अब ये जो रोहन, सोहन, मोहन, सुनील जो थे, हमारी जनरल पब्लिक थी, ये जनरल पब्लिक अब कंपनी के क्या बन जाएंगे? ओनर्स बन जाएंगे। पहले जनरल पब्लिक थे, पहले 2 ट्रांजैक्शन तक के वो जनरल पब्लिक थी। जैसी कंपनी ने सर्टिफिकेट अटैच करके भेज दिया, ये हमारे कंपनी के क्या बन गए? ओनर्स। ये हमारे कंपनी के क्या बन गए? ओनर। तो जनरल पब्लिक का स्टेटस गया, अब ये काय का स्टेटस शुरू हो जाएगा? ओनर का स्टेटस शुरू हो जाएगा। किनका स्टेटस शुरू हो जाएगा? ओनर। और कई बार क्या होता है ना, व्हाट माइट हैपन, कंपनी कई बार ये करती कि पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाती। मतलब एग्जांपल के तौर पे एप्लीकेशन पे आप 20 रुपए दे दो, 100 रुपए का शेयर है, एग्जांपल के तौर पे 100 रुपए का शेयर है, तो कंपनी क्या बोलती है? आप एक काम करो, एप्लीकेशन पे 20 रुपए दे दो। एप्लीकेशन पे कितना रुपया दे दो? अभी 20 रुपया दे दो। बच गया ना, जो पैसा बच गया, 80 रुपए बच गए,
₹80 आप कब दे दो? नेक्स्ट स्टेज में जो बचा हुआ पैसा है कंपनी उसका कॉल कर लेती, बचे हुए पैसे का कॉल कर लेती। कई बार कंपनी एक हरकत और करती, नेक्स्ट लेवल, यहाँ ₹50 ही बुलाए, यहाँ 20 बुलाए, यहाँ 50 बुलाए, तो टोटल कितना पैसा आ गया? 20 और 50 अगर मिला के देखेंगे तो टोटल कितना पैसा बुलाया कंपनी ने अब तक? ₹70 बुलाया कंपनी ने अब तक। 20 और 50 मिला के ₹70 बुलाए, अभी भी और ₹30 बच गए। तो कंपनी फ्यूचर में वो ₹30 के लिए कॉल करती है, लेटर लिखती है। कॉल यानी लिटरली फोन नहीं करती, दे जस्ट राइट अ लेटर, और बचा हुआ जो ₹30 है वो ₹30 कंपनी बुला लेती है, तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर। कि पहले कंपनी ने प्रॉस्पेक्टस इशू किया, तो रोहन सोहन मोहन ने प्रॉस्पेक्टस खरीदा। अगर प्रॉस्पेक्टस से दे वांट टू अप्लाई फॉर द शेयर्स, दे वांट टू बिकम द ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो प्रॉस्पेक्टस पे एप्लीकेशन लिख के कुछ पैसा जोड़ के भेज देते। वो एप्लीकेशन में कितना पैसा जोड़ना है प्रॉस्पेक्टस में लिखा होता है। फिर उनसे वेरिफिकेशन लेटर आता है, अगर हमको कोई ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन उठाएंगे, नहीं है तो हम बोल देंगे हमको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। देन एक और लेटर आता है जिसमें हमको शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके ओनर बना देते, बचा हुआ पैसा कुछ है तो मांग लेते, फिर और भी कॉल फर्दर के हो सकते हैं। एक सवाल एक स्टूडेंट ने पूछा है कि सर आपने जब बोला कि यहाँ जब ये वेरिफिकेशन लेटर लिखा कंपनी ने तो दे कैन रेज ऑब्जेक्शन, ये एक अच्छा सवाल है। ये थोड़ी सी इनिशियल स्टेज है जिसमें मैं ये सवाल डिस्कस नहीं करना चाहता था, बट यस ऑफ कोर्स 2 मिनट ध्यान देना। सवाल समझा है क्या? पहले तो 2 मिनट, सभी को सवाल समझा है क्या? क्या हो गया? ओके, इज एवरीथिंग फाइन ना? हाँ, एक मिनट, समथिंग जस्ट हैपेंड इसलिए मेरा ध्यान हट गया। तो 1 मिनट बेटा, पूछ रहा हूँ 2 मिनट। सवाल जो पूछा गया ना सर, जब कंपनी ये वेरिफिकेशन लेटर लिखती है, ये वाला वेरिफिकेशन लेटर था ना बेसिकली, तो ये वेरिफिकेशन लेटर क्यों लिखा कंपनी ने कि इनको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है। ये लेटर आप ही ने भेजा है क्या? रोहन सोहन मोहन सुनील इन्होंने ये लेटर के लिए अप्लाई किया है क्या? ये लेटर में इनको क्या ऑब्जेक्शन हो सकता है? भाई हमने ही एप्लीकेशन भेजी है, एप्लीकेशन तो हमने ही भेजी है ना, तो हमको क्या ऑब्जेक्शन होगा अगर कंपनी शेयर्स इशू करने को तैयार होंगी तो क्या हो सकता है? मैं बताऊं क्या आपको प्रॉब्लम क्या है, कई बार दिक्कतें क्या आती है। आपने एक चीज पढ़ी है क्या? द लाइबिलिटीज ऑफ द शेयर होल्डर्स आर लिमिटेड। 1 मिनट, सवाल समझाए क्या? 1 मिनट, सवाल समझाए क्या पहले? तो शेयर होल्डर्स जो जनरल पब्लिक है ये ऑब्जेक्शन क्या उठाएंगी? ये सवाल समझाए क्या? यस और नो? यस सर, समझा है ना सभी को? एक बार चैट बॉक्स पे यस यस लिख दो। एक को सवाल अभी भी नहीं समझा है। हाँ बेटा, एक बार फिर से देखो, सवाल सिंपल है। ये वाला जो लेटर लिख रही है कंपनी, तो बदले में अपने रोहन सोहन मोहन सुनील क्या ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि भाई ये लेटर की ज़रूरत ही क्यों है जब एप्लीकेशन हमने ही दिया है? एप्लीकेशन यदि हमने ही दिया है तो वो लेटर की ज़रूरत ही क्यों है? मैं आपको बताऊं कि कंपनी इस लेटर में ये लिखकर भेज देती है कि आपने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और हम कितने शेयर्स आपको अलॉट कर सकते। मतलब से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, रिलायंस का नाम सुना है आप लोगों ने? रिलायंस कंपनी के साथ क्या होता है पता है? कि जब भी वो शेयर्स इशू करती है, इनिशियल पब्लिक जो पब्लिक को ऑफर करती है शेयर्स, उसका शेयर ओवर सब्सक्राइब होता है। बहुत सी कंपनियों का होता है, मैं रिलायंस का नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए वो फेमिलियर है। उसका शेयर एक लास्ट टाइम जब हुआ था कुछ 600 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था। 600 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया था मतलब एक शेयर के बदले में 600 एप्लीकेशंस आई। कुछ इशू जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स करना चाहते, मैं ये बता रहा हूँ, उनका शेयर 600 टाइम्स, यानी एक शेयर खरीदने के लिए 600 लोग टूट पड़े। तो आपको नहीं लगता वो हर एक को शेयर दे पाएंगी कि कुछ को नाराज भी करना पड़ेगा, कुछ को मना करना पड़ेगा ना कि हम शेयर नहीं दे पाएंगे? या दूसरा तरीका ये हो सकता है, देखो सर एक के पीछे 600 का एप्लीकेशन है, आपने अगर 600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, हम आपको एक ही शेयर देंगे। तो हमको सबको खुश रखना है, जितने भी है आज की तारीख में जितने भी लोगों ने हमारी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया है वो आगे भी इंटरेस्ट दिखाए, तो सबको कुछ ना कुछ पैसा कुछ ना कुछ शेयर देना चाहिए। मेरे को सबको खुश करना है, तो क्या मैं सबको पूरे शेयर दे दूं? नहीं,
जितने मैंने प्लान किए शेयर्स इशू करने के मैं उतने ही कर सकता हूँ। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं 1000 शेयर इशू करूंगा, मैं 1000 शेयर इशू करना चाहता था, मेरे पास 60,000 शेयर का भी एप्लीकेशन आ जाए तो भी मैं 1000 शेयर ही इशू कर सकता हूँ। तो कंपनी ये वेरिफिकेशन लेटर में ये लिख कर भेज देती है कि आपने 600 शेयर के लिए अप्लाई किया था, हम आपको एक ही शेयर देने वाले, चाहिए तो हाँ बोलो, नहीं चाहिए तो ऑब्जेक्शन लो, आपको पैसा वापस मिल जाएगा, जो 20 रुपए आपने दिए हो वो हम आपको वापस कर देंगे। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, 600 के बदले आप एक शेयर लेने के लिए एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये सर 600 का एक शेयर इसका कैसे करते क्या करते, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आएंगे तो ये सब डिस्कस होगा। बट दिस टाइप ऑफ ऑब्जेक्शन कैन बी टेकन बाय दिस रोहन सोहन मोहन, मेरे को देना है तो 600 दे, एक दे रहा है तो मेरे पैसे वापस कर। ये ऑब्जेक्शन ले सकते हैं ना वो, कि मेरे को देना है तो 600 दे, अदरवाइज मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है उस कंपनी के शेयर्स लेने में। क्योंकि उसका हो सकता था उस कंपनी के मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स लेने का इंटरेस्ट ये था कि उसके ऊपर में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाए। कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आ जाए मतलब ही कैन बिकम अ सब्सटैंशियल ओनर इन दैट कंपनी। एक शेयर में सब्सटैंशियल ओनरशिप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर ह्यूज लॉट होता तो शायद मैं सब्सटैंशियल ओनर हो सकता। ये कारण की वजह से वो शेयर्स खरीद रहा था उस कंपनी के, मिल ही नहीं रहे, तो जानते काहे पैसा बचा हुआ पैसा भी काहे इन्वेस्ट करूँ, वापस ला दे। तो वो सब ऑब्जेक्शंस इन सब के हो सकते हैं, और भी बहुत से, बट मैं और डिटेल में जाना नहीं चाहूँगा, फिर वो लॉ समझाना पड़ेगा जो आपको अभी अभी अपन छुटपन की स्टेज में है। धीरे धीरे हम लॉ पढ़ेंगे तब हम आगे बढ़ते बढ़ते चलेंगे। क्लियर है क्या? जिन्होंने सवाल पूछा था प्राइवेट चैट में उनको समझा क्या क्या ऑब्जेक्शन हो सकते हैं, प्लस बाकी स्टूडेंट्स सवाल और जवाब दोनों समझे क्या कि वो क्या ऑब्जेक्शन ले सकता है। शेयर होल्डर वो खुद ही अप्लाई कर रहा है फिर भी ऑब्जेक्शन लेगा, क्योंकि वहाँ डिटेल मिल जाता है कि हमको कितने शेयर्स अलॉट होने वाले हैं। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। बेटा सत्यम आपका सवाल ही गलत है, इसलिए मैं उसका जवाब नहीं दे रहा हूँ। वैसा कुछ होता ही नहीं है। मैं आऊँगा जब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे ना, तब हम उस पर डिस्कस करेंगे, तो अभी वापस मत डाल देना सत्यम वो, ठीक है? चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। अब यहां तक समझा? मैं तो यहाँ अगर आप देखोगे तो इस पूरी प्रोसेस को मैं 3 स्टेजेस में डिवाइड कर सकता हूँ। 3 स्टेजेस मतलब क्या है? पहला जो स्टेज है इसको हम बोलेंगे एप्लीकेशन, दूसरा जो स्टेज है इसको बोलेंगे अलॉटमेंट, एक्सक्यूज मी, और जो तीसरा स्टेज है इसको हम बोलेंगे कॉल। बेसिकली कंपनी ये 3 स्टेजेस में हमारे शेयर्स, कोई भी शेयर्स इशू करती है। पहला एप्लीकेशन स्टेज होता है, अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन में आपने एप्लीकेशन दिया, उन्होंने वेरीफाई कर लिया। अलॉटमेंट में आपको शेयर्स अलॉट करके कंपनी का ओनर बना दिया और बचा हुआ पैसा मंगा लिया। फ्यूचर में अगर कंपनी को और पैसे की जरूरत पड़ी और आपसे मंगाने अगर बाकी बचे, तो फ्यूचर में कंपनी और पैसा मंगाएंगी। जब पैसा मंगाएंगी तो इट इज कॉल्ड एज कॉल, इट इज कॉल्ड एज कॉल। ढंग से देखो तो यहाँ आपको कितने ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं, कितने ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं। अब अकाउंटिंग पार्ट पे आएंगे। ये वाला ट्रांजैक्शन हमारे अकाउंटिंग पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोस्पेक्टस इशू करना ये खर्चा है, खर्चे की एंट्री होती है, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वो छोड़ दो। इसको अगर मैं छोड़ दूं तो हमारे को कितने ट्रांजैक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पे? देखो ढंग से, 3 नहीं है बेटा, 6 है। पहला क्या है? पैसा दिया, यानी हम अगर हम कंपनी के एंगल से सोचे तो पैसा आया, लेटर लिखा, लेटर लिखा, पैसा आया, लेटर लिखा, पैसा आया, तो टोटल कितने ट्रांजैक्शंस है यहाँ पे? 6। कितने ट्रांजैक्शंस है? 6। इसको मैं नाम दे देता हूँ, इन 6 ट्रांजैक्शंस को मैं नाम दे देता हूँ। जब भी पैसा आएगा हमको, हम यानी कौन है इस चैप्टर में बेटा? एक बार बोल दो, हम यानी कौन है? कंपनी। हम यानी कौन है? कंपनी। जब भी हमको पैसा आएगा, वापस बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? जब भी हमको पैसा आएगा हम बोलेंगे रेसिप्ट। हम क्या बोलेंगे? रेसिप्ट। हम जब लेटर लिखेंगे तब बोलेंगे ड्यू। पैसा आया तब रिसिप्ट बोलेंगे, लेटर लिखा तब क्या बोलेंगे? ड्यू। मैं एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं, ये रिसिप्ट और ड्यू आपके कोई भी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये मेरे नाम दिए हुए, ताकि मैं आपको एंट्री पास करवाते वक्त समझा सकूं कि अभी हम रिसिप्ट की एंट्री पास कर रहे हैं, अभी हम ड्यू की एंट्री पास कर रहे हैं। ऐसा कोई टर्म है ही नहीं, रिसिप्ट और ड्यू नाम का कोई टर्म नहीं है, मैं यूज करता हूँ, मेरे अलावा शायद ही और कोई टीचर ये 2 टर्म्स यूज करता होगा। बट येस, मैं इसलिए यूज करता हूँ ताकि एंट्रीज पास करते वक्त चीजें याद रहे। हाँ, रिसिप्ट की एंट्री, ड्यू की एंट्री, रिसिप्ट की एंट्री, ड्यू, या तो प्रोसीजर याद करके याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहला रिसिप्ट, फिर ड्यू,
बताओ, अलॉटमेंट स्टेज में पहले कंपनी लेटर लिख रही है, पहले लेटर लिख रही है मतलब पहले ड्यू, बाद में उसी पे पैसा मंगा लिया तो रिसिप्ट। कॉल स्टेज में पहले लेटर यानी ड्यू, पैसा मंगा लिया मतलब रिसिप्ट, पैसा मंगा लिया मतलब रिसिप्ट। तो बेसिकली देखा जाए तो यहाँ दिखने को 6 ट्रांजैक्शन है, दिखने को कितने ट्रांजैक्शन है? 6। बट एक्चुअली अगर आप ढंग से देखो ना तो 2 ही है, ढंग से देखोगे ना तो 2 ही है। 2 कौन से? एक रिसिप्ट, ड्यू, ड्यू रिसिप्ट, ड्यू रिसिप्ट, यानी ढंग से देखा तो 2 ही है। एक तो पैसा आ रहा या लेटर लिख रहे, या तो पैसा आ रहा या लेटर लिख रहे, 2 ही ट्रांजैक्शन है। पैसा आया, लेटर लिखा, लेटर लिखा, पैसा आया, लेटर लिखा, पैसा आया, तो 2 ही ट्रांजैक्शन है। या तो आपको पैसा आएगा या तो आप लेटर लिखोगे। क्लियर है क्या यहाँ तक? दिस इज द प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ शेयर। एक क्विक रिकैप करता हूँ, पटापट ध्यान देना, सबका ध्यान बोर्ड पे, कोई चकला नहीं करेगा। मैंने आपको बताया था कंपनी, और ये हमारी जनरल पब्लिक है, रोहन सोहन मोहन, अभी तक ये जनरल पब्लिक है। ओनर कब बनेंगे? जब मैं इनको शेयर्स अलॉट कर दूंगा, तब तक के तो ये अपनी जनरल पब्लिक है, रोहन सोहन मोहन। कंपनी क्या करती है? सबसे पहले एक प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। इन लोगों को अगर शेयर्स चाहिए उस कंपनी के तो दे बाय द प्रॉस्पेक्टस, उसके अंदर में एक एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन लिखकर कंपनी को दे देती है विथ फ्यू मनी, पैसा जोड़कर दे देती है, जितना भी उस एप्लीकेशन पे मेंशन किया होता है कि आपका एप्लीकेशन के साथ कितना पैसा जोड़ना है। कंपनी एक वेरिफिकेशन लेटर लिखती है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन है, आप ही ने ऐसा लेटर लिखा, क्लैरिफिकेशन मांगती है। देन अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है तो कंपनी एक लेटर लिखती है जिसमें शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके भेज देती है। तो नाउ दैट जनरल पब्लिक बिकम द ओनर ऑफ दैट कंपनी। देन उसके बाद में क्या होता है? कंपनी बचा हुआ पैसा मंगा लेती है, जैसा 20 रुपये पहले मंगाए थे, 70 बचे थे, 50 मंगा लिए, अभी भी 30 रुपये बचे हुए हैं, तो ये फ्यूचर के कॉल में मंगा लेंगी। कॉल मंगाने के लिए लेटर लिखा। ये 3 स्टेजेस में हमने डिवाइड किया था। 3 स्टेजेस कौन से थे हमारे, बोलो? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल। एप्लीकेशन में 2 है, अलॉटमेंट में 2 है, कॉल में 2 है। एप्लीकेशन में रिसिप्ट, जब पैसा आएगा जाएगा, दिखने में 6 ट्रांजैक्शन है बट हमको पता है 2 ही है। पैसा आएगा तो हम रिसिप्ट बोलेंगे, लेटर लिखेंगे तो ड्यू, फिर पैसा आया फिर लेटर लिखा तो ड्यू, पैसा आया तो रिसिप्ट। देखो बेटा एक चीज समझना, एप्लीकेशन में रिसिप्ट पहले ड्यू बाद में, अलॉटमेंट में ड्यू पहले और रिसिप्ट बाद में। ये सब का काम आएगा जब हम एंट्रीज पास करेंगे, ये सब पे ध्यान देना होगा हमको। देन कॉल में अगेन ड्यू पहले, रिसिप्ट बाद में। सिर्फ एप्लीकेशन की बात करूँ तो उसमें रिसिप्ट पहले है, बाकी सब जगह ड्यू पहले है, बाकी अलॉटमेंट और कॉल में ड्यू पहले है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज ये एक छोटा सा डायग्राम आप लोग सब अपनी कॉपी में बना लेंगे, जिस भी पेज पे आप लिख रहे हो। हरियम नेक्स्ट पेज पे हेडिंग दे देना प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ शेयर्स, और ये डायग्राम बना लेना। कोई डाउट है तो पूछो फटाफट, हरियम। कोई बोले डाउट? कोई बोल के नहीं बोलेगा, जस्ट राइट इट इन द चैट कॉलम, चैट कॉलम में लिखिए डाउट। वो अलमारी खोल, ब्लैक पर्स में पैसा डाल उसमें से। यस हो गया है क्या?
एक सवाल पूछा जा रहा है, पहले का लिखना है क्या, और नहीं भी लिखा तो कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, मत लिखो, ये याद रखना है, मेजर हमारे लिए काम का ही है। बाकी पाप प्रीमियम डिस्काउंट तो धीरे धीरे डिस्कस होते होते याद हो ही जाएगा। इज इट नेसेसरी टू मेक अकाउंट वाइल सेंडिंग लेटर? अकाउंट मतलब बेटा अगर आप रिकॉर्डिंग से रिलेटेड बात कर रहे हो तो वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे जब हम रिकॉर्डिंग पोर्शन पे आ जाएंगे। अभी रिकॉर्डिंग के डाउट्स मैं अभी नहीं लूँगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग जब देखेंगे तब करेंगे। डन सर, डन सर, डन सर, डन सर, डन 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 डना डन। चलो सभी ने हो गया है, लिख लिया है ऐसा मुझको लगता ही, आगे बढ़ती है। हाँ हाँ लिख लो, रुको, आई एम वेटिंग, डोंट वरी, लिख लो आराम से, लिख रहे हो। डन डन डन, रुकाओ मैं रुकाओ। सुजल ने हाथ उठाया, सुजल बेटा कोई डाउट है तो पूछ, अदरवाइज हाथ नीचे कर लेना। हाँ बोल। हाँ कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, कर ले, हैंड लोअर कर ले, कर दूँ मैं यहाँ से? हाँ कर दिया, कर दिया। चलो कोई लिख रहा है तो आवाज करे, अदरवाइज मैं आगे बढ़ता हूँ। चलो बढ़ते हैं हम आगे। प्रोसीजर समझा? ना लेट्स कम टू अ क्वेश्चन जिसमें अब हम देखते हैं कि भाई एंट्री कैसे होंगी। प्रोसीजर वगैरह तो ठीक है सर, एंट्री कैसे होंगी? प्रॉब्लम नंबर 1 है, ये नोट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ जल्दी ही। अभी के लिए आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं लिखना है, कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पास में सॉफ्ट कॉपी आ ही जाएंगी आज ही। तो सिर्फ प्रॉब्लम नंबर 1 हेडिंग दे देना, पेन नीचे रख देना, सबका ध्यान मेरे को बोर्ड पे चाहिए, कोई फालतू की चकलस करते हुए दिखेगा नहीं, कोई भी लिखते हुए दिखेगा नहीं, ठीक है, सबका ध्यान बोर्ड पे। ABC लिमिटेड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट पार, अंडरलाइन कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ यहीं पे, इशूड एट पार, दिस शेयर्स आर इशूड एट पार। पार पे इशू क्या मतलब? 100 का शेयर है, 100 रुपए का शेयर है, बदले में हम कितने रुपए डिमांड किए आगे वाले से? 100 रुपए। 100 का शेयर है और हमने 100 रुपए का डिमांड किया। द शेयर्स आर इशूड एट पार, द एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड एंड शेयर्स वेयर अलॉटेड। हमको एप्लीकेशन आ गया और हमने शेयर्स अलॉट करके उसको ओनर बना दिया, शेयर्स अलॉट करके हमने उसको क्या बना दिया? ओनर। पास द जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ शेयर्स, हमको यहाँ एंट्री किसकी पास करना है? इशू ऑफ शेयर्स की। जैसा कि आप देखोगे प्रोसीजर याद था, प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस की हमको कोनो एंट्री पास करने की ज़रूरत नहीं। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। हम किसकी बुक्स में एंट्री देख रहे हैं बेटा? एक चीज़ ध्यान रखना, अकाउंटिंग किसके बुक्स में देख रहे हैं? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील के बुक्स में देख रहे हैं कि इन द बुक्स ऑफ कंपनी? वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो इस चैप्टर में जब भी मैं हम बोलूँगा तो हम मतलब कंपनी है, जब भी मैं हम बोलूँगा तो हम मतलब कौन है? कंपनी। तो यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की तरीका क्या है सोचने का कि हमें पैसा मिला, किसने पैसा दिया? ये रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। पैसा किस किसने दिया? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। हमको पैसा आया, हमको पैसा आया, देने वाले कौन थे? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। हमको पैसा मिला और देने वाले कौन थे? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। तो सबसे पहले आप काय की एंट्री पास करेंगे? हम रिसिप्ट की। पैसा आया, सबसे पहले काय की एंट्री पास करेंगे? रिसिप्ट। रिसिप्ट क्या आई? मतलब पैसा आया। पैसा आया, एंट्री सिंपल है, बोलो बचपन में अभी पढ़ा, अभी के बचपन में हमने रिकॉर्ड करने के 5 स्टेप्स है। कितने स्टेप्स है? 5। याद है क्या? क्या क्या 5 स्टेप्स थे? पहला था एनालाइज द ट्रांजैक्शन केयरफुली, डिटरमाइन द अकाउंट पॉसिबल, लॉक द कैटेगरी ऑफ अकाउंट, एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट एंड पास द एंट्री विद द हेल्प ऑफ गोल्डन रूल। मैं आपकी मदद कर देता हूँ। यहाँ पे अगर पैसा आया तो सबसे पहले एक पैसा यानी एक बैंक अकाउंट पॉसिबल हो जाएगा। मैं बैंक यूज कर रहा हूँ क्योंकि इतना ग्लोबली जब हम नेशनली पैसा कलेक्ट करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि एक एक से कैश लेते हैं कि वो डायरेक्टली हमारे अकाउंट में जमा करते हैं? जैसा अभी देख लो ना, आप लोग हमको कैश दे पा रहे हो क्या? जब हमको ट्यूशन फीस कलेक्ट करनी है आपसे तो क्या आप हमको कैश दे पा रहे हो क्या? आप ट्यूशन फीस कहाँ जमा कर रहे हो? बैंक अकाउंट में। दिस इज हाउ आपको जब अप्लाई करना होता है तो कंपनी एक
एक बैंक को अपॉइंट कर देती कि आप कंपनी, आप हमारे एप्लीकेशंस कलेक्ट करोगे। तो मेरे को अगर आप कंपनी के शेयर्स खरीदना है तो मैं उसके रिस्पेक्टिव बैंक, जैसा उन्होंने बैंक ऑफ इंडिया को अपॉइंट कर रखा है, तो मैं बैंक ऑफ इंडिया में जाके वो एप्लीकेशन सबमिट करूंगा। तो पैसा हमको कैश में नहीं मिलता, पैसा हमारे कहाँ जमा हो जाता है, बैंक अकाउंट में जमा होता है। पैसा कहाँ जमा होता है, हमारे बैंक अकाउंट में। तो इसलिए बैंक अकाउंट अप्लाई करने वाले कौन कौन है, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। बैंक अकाउंट है पर्सनल, बट हम हमारी कन्वीनियंट के लिए रियल का रूल लगाते हैं। इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन मैंने यूट्यूब पे लेक्चर डाल रखा है, उस पर किया है कि बैंक क्यों पर्सनल होने के बाद भी रियल का रूल लगाते। मैं अभी वो डिस्कशन में नहीं जाऊंगा। जो नए स्टूडेंट्स हैं शायद उनको ये समझने में दिक्कत जाए कि सर आपने बैंक पर्सनल बोला था बट आप रियल का रूल क्यों लगा रहे हैं। वो डिस्कशन मैंने एक लेक्चर अलग से यूट्यूब पे डाल रखा है, वो एक बार देख लेना बाद में आराम से। बैंक नाम से ये वो लेक्चर, आराम से उसको बाद में देख लेना। अभी आगे बढ़ते हैं, बैंक पे हम रूल लगाएंगे फॉर आ कन्वीनियंस पर्पज रियल का। रोहन कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, 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 पर्सनल। एलिमिनेट एनी अनवांटेड अकाउंट, कोई भी अकाउंट एलिमिनेट नहीं होगा। पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा ना हमको। 1000 एक शेयर पे 100 रुपए, तो 1000 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए मिलेंगे हमको। पैसा 1 लाख रुपए का आया। और पैसा देने वाले कौन कौन है, टू रोहन गिवर ऑफ उधारी, टू मोहन गिवर ऑफ उधारी, टू सोहन, टू सुनील। आपको क्या लगता है ऐसे हर एक पर्सन का नाम लिख पाना कंपनी के लिए यानी हमारे लिए फिजिबल है क्या। ये तो 4 लोग है, शायद मैं नाम लिख भी दूं, वहीं अगर 40,000 लोग है तो क्या हर एक का नाम लिख पाना हमारे लिए प्रैक्टिकल, हमारे लिए फिजिबल है क्या। इतने लोगों का नाम मैं अकाउंटिंग एंट्री में लाऊं, अकाउंट्स में लाऊं, तो क्या इतना हिसाब रख पाना मेरे लिए, आपको नहीं लगता डिफिकल्ट हो जाएगा। रजिस्टर मेंटेन है, मेरे पास रिकॉर्ड लिखा हुआ है, लिखा है रजिस्टर में, लिखा रहता है कि किसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, बट वही पूरा रिकॉर्ड में वहां वापस डुप्लीकेट करूं क्या। मैं इतने सारे लोगों का नाम अगर यूज करूंगा तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाएंगे। तो जब भी ग्रुप है, एक बड़ा ग्रुप है और मैं सबका नाम नहीं लिख सकता, तो अभी मैंने पढ़ाया था अगर एक बड़ा ग्रुप है तो उसकी जगह मैं क्या यूज कर सकता हूं, एक रिप्रेजेंटेटिंग। कई लोग आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं, अरे आउटस्टैंडिंग नहीं रहे, कौन सा अकाउंट यूज करते हैं हम, रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट। जो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाया था सलमान, आमिर, शाहरुख, कटरीना, उनका जो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट था उसका नाम आउटस्टैंडिंग सैलरी था। बट यहाँ पे इन चारों को जो मिला के जो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज होगा वो अलग होगा ना। इनसे कोई आउटस्टैंडिंग है कि इनसे पैसा, इनको तो हम ओनर बनाने वाले, इनको हम क्या बनाने वाले, ओनर। इनसे एप्लीकेशन आई है। अगेन मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का लॉजिक बताया था। रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का लॉजिक क्या है कि भाई ऐसा कोई भी अकाउंट यूज करो चलता है, शर्त यह है कि पढ़ के समझ में आना चाहिए कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पढ़ के ये समझ में आना चाहिए कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको नहीं लगता इन चारों का मिला के अगर मैं रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज करना चाहूँ तो मैं एक रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट यूज कर सकता हूँ, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, जो इनका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट हो जाएगा। इन चारों का मिला के एक रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट हो जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो इन चारों का नाम लिखने की जगह अगर मैं सिर्फ एक ही नाम लिख दूं, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना 1000 इंटू 100, मतलब पढ़ के समझ में आता है कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऐसे जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, ऐसी जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट करता है जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, जिन्होंने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। क्लियर है क्या यहां तक। तो बैंक पैसा आया, देने वाले कौन थे, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। हर एक का नाम लिखने जाऊंगा तो मेरे बुक्स में एंट्री बहुत बड़ी हो जाएंगी, 40,000 लोगों का नाम लिखने में। तो मैं क्या करूंगा, सभी को मिला के एक ही अकाउंट बना दूंगा जिसको नाम दे देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। सर कंपनी हिसाब कैसे मेंटेन रखेंगी, कंपनी के पास एक रजिस्टर होता है जिसमें सबका डिटेल लिखा होगा, डोंट वरी। वो रजिस्टर की टोटल से ही ये एंट्री पास होती है, वो रजिस्टर की टोटल से ही वो ये एंट्री पास करती है। एप्लीकेशन आएंगी तो कहीं ना कहीं हिसाब लिख के तो रखोगे, किस किस से पैसा आ गया, कितना कितना पैसा आया, कितने के लिए अप्लाई किया, तभी तो हम उसको प्रोसीड कर पाएंगे आगे। तो बट अकाउंट्स में उसको उतना हिसाब लाने की जरूरत नहीं है। ये समझा क्या यहां तक, हाँ या ना। कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो। सबका मिला के एक रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट वापरा है हमने, यहाँ कोई डाउट है पूछो, अदरवाइज आई विल मूव फॉरवर्ड। ये रिसिप्ट की एंट्री है, रिसिप्ट की एंट्री क्लियर है। बैंक में पैसा आया, रियल अकाउंट डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आया,
पैसा, हम कंपनी है ना, हमको तो पैसा आया, क्या लिख सकते थे बेटा? मैंने वो शुरुआत में वही समझाया, कैश क्यों नहीं लिखा सर आपने, बैंक क्यों लिखा आपने, कैश क्यों नहीं लिखा? अगर मैं कैश अकाउंट लिखूं तो आपको क्या लगता है, मैं अगर कंपनी जैसा रिलायंस की अगर मैं बात करूं, तो रिलायंस क्या करता है, अंबानी ऐसा गल्ला लेके बैठता है कि हर शहर में कि आओ रे मेरे को कैश ला के दो, कि उसको पैसा उसके बैंक अकाउंट में जमा करके देते हैं लोग। पैसा कैश में कलेक्ट करता है कि बैंक अकाउंट में जमा होगा? तो कैश ज़्यादा सही है कि बैंक ज़्यादा सही रहेगा बेटा? समझा, इसलिए बैंक लिखा हमने। कैश में कोई कलेक्ट नहीं होता है, एप्लीकेशन ऑफ शेयर्स कैश में नहीं आती। कंपनी के केस में कैश में काम होता ही नहीं, बहुत कम चीज़ें होती है जो कैश में ट्रेड कैश में की जाती है, सब बैंक अकाउंट के थ्रू होगा, इसलिए बैंक लिखा हमने। सर उधारी तो हुई नहीं, वो क्रेडिट कैसे हुआ? मतलब रोहन सोहन मोहन गिवर ऑफ उधारी है ना, उन्होंने अपना पैसा उधारी में दिया है ओनर को। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर ऑफ उधारी और रीपेमेंट, क्रेडिट द गिवर ऑफ। रोहन सोहन मोहन कंपनी, हम कंपनी है, देखो हम कंपनी है, मैं कैमरे के बाहर तो नहीं हो गया, हाँ हम कंपनी है, हमने रोहन सोहन मोहन से पैसा लिया, उन्होंने दिया ना, ये रोहन सोहन मोहन सुनील है, इन लोगों ने हमको पैसा दिया, तो वो सब गिवर ऑफ उधारी बन गए ना, रोहन सोहन मोहन गिवर ऑफ उधारी है। और गिवर ऑफ उधारी को कहाँ इज्जत देंगे, सेकंड लाइन में, कहाँ इज्जत दे देंगे हम, सेकंड लाइन, ठीक है आपको समझ गया, ठीक है। और कोई डाउट है? चलो आगे बढ़ता हूँ। पहला प्रोसीजर, पहला स्टेप क्या था, हमने अप्लाई, नहीं जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया, कंपनी को पैसा आ गया, क्या बोला, जनरल पब्लिक ने अप्लाई किया, ये जो है रोहन सोहन मोहन सुनील ने अप्लाई किया, हम यानी हमको पैसा आ गया। अब क्या करेंगे, हम एक लेटर लिख के भेजेंगे, अब हम क्या कर देंगे, लेटर लिख कर भेज देंगे, लेटर लिख कर भेज देंगे, मतलब अब उसमें हम क्या करेंगे कि उनको, वो जो जनरल पब्लिक है उनको हम ओनर बना देंगे, जो जनरल पब्लिक है अब हम उनको क्या बना देंगे, ओनर। तो अब ड्यू की एंट्री क्या पास होंगी, जरा ध्यान देना। ड्यू करते वक्त क्या होने वाला है, ड्यू करते वक्त मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, क्या बोल रहा हूं मैं, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म। ऐसा मत करो, इधर मत रहो, बाहर हो जाओ, स्नेहल बाहर हो जाओ, बाहर बाहर। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, क्या बोलेंगे हम, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, लेटर लिख के शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके भेज देते हैं, लेटर लिख के हम क्या अटैच करके भेज देंगे, शेयर सर्टिफिकेट। जब हम लेटर लिख के शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके भेज देंगे तो जनरल, अब वो जनरल पब्लिक रहेंगे कि ओनर बन जाएंगे, अब वो कंपनी की जनरल पब्लिक नहीं रहने वाली, अब वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, ओनर, वो कंपनी के क्या बन जाएंगे, ओनर। मतलब जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, क्या बोला, वापस बोलो एक साथ, मेरे साथ बोलो, जब हम उनको ड्यू करेंगे तब क्या होगा, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। और हमारे बुक्स में जो जनरल पब्लिक है, वो जनरल पब्लिक का हमारे बुक्स में नाम क्या नाम से है, जनरल पब्लिक, यानी रोहन सोहन मोहन जो हमारे लिए जनरल पब्लिक थी, उनका नाम हमने रोहन सोहन मोहन सुनील लिखा कि सबको मिला के एक रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट वापरा था। क्या था वो रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट का नाम, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, उसका नाम क्या था, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, क्रिएट करते वक्त क्रेडिट किया था, तो खत्म करते वक्त डेबिट कर देंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, उधारी उतने से ही खत्म होंगी जितने से क्रिएटेड है, 1000 इंटू 100 से क्रिएट किया था, खत्म हो गई 1000 इंटू 100। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, ओनर की उधारी शुरू। ओनर की उधारी शुरू करना है मतलब ओनर तो अगेन वही रोहन सोहन मोहन सुनील, यही तो बनने वाले हैं ना ओनर, यानी हम क्या लिख देंगे यहाँ, टू रोहन कैपिटल, टू सोहन कैपिटल, टू मोहन कैपिटल, टू सुनील कैपिटल। अगेन आपको क्या लगता है इन चारों के नाम लिखना या वो 40,000 के नाम लिखना हमारे लिए फिजिबल है क्या? सभी के नाम लिख पाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि ये सब गिवर ऑफ उधारी है, ओनर है, गिवर ऑफ उधारी है, गिवर ऑफ उधारी को हम इज्जत दे पाएंगे, पर क्या सभी के नाम लिखना हमारे लिए फिजिबल है क्या? नहीं। तो हम सभी को मिला के, इन सभी को मिला के एक नाम दे देते हैं और वो नाम हो जाता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल। इन सभी को मिला के एक नाम दे देंगे और वो नाम क्या रहेगा, इक्विटी शेयर कैपिटल। नाम क्या दे देंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल बोला तो वो क्या रहेगा, अगेन ओनर के अकाउंट, कैपिटल है ना, राइट,
कैपिटल बोला तो किसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट हो जाता है? कैपिटल बोला तो किसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है बेटा? कैपिटल इज नथिंग बट अ रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट ऑफ ओनर। मैंने जनरल पब्लिक की उधारी खत्म किया और ओनर की उधारी शुरू किया। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म किया और ओनर की उधारी शुरू किया। आपको एक चीज बताओ क्या, अगर आप ये वाले अकाउंट को ढंग से देखेंगे, मैं लेजर यूज करता हूँ, आप अगर ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट की बात करोगे तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट जो है ये भी रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है रोहन सोहन मोहन का, और ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट है ये भी रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है रोहन सोहन मोहन का। बट जब हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यूज करते थे, जब हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट यूज करते थे, ये रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट था इन द कैपेसिटी ऑफ, ये जब हम यूज करते थे इट वाज रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट इन द कैपेसिटी ऑफ जनरल पब्लिक। ये लोग जनरल पब्लिक थे, रोहन सोहन मोहन सुनील, यहाँ क्या थी? जनरल पब्लिक। ड्यू करते वक्त हमको क्या करना है? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू करना है। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करना है, तो जनरल पब्लिक की उधारी खत्म हो गई है। दोनों रोहन सोहन मोहन सुनील के ही अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट भी उन्हीं का अकाउंट है, कैपिटल भी उनका ही अकाउंट है। बट ये वाला जो अकाउंट है दिस इज इन द कैपेसिटी ऑफ, दिस इज इन द कैपेसिटी ऑफ जनरल पब्लिक। ये थे तब वो जनरल पब्लिक थे, अब वो कंपनी के क्या बन गए? ओनर। अब वो कंपनी के क्या बन गए? ओनर। मतलब जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। तो रोहन सोहन मोहन के ही अकाउंट डेबिट हुआ और रोहन सोहन मोहन के ही अकाउंट क्रेडिट हुआ है। बस फर्क इतना है, ये एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट जनरल पब्लिक का अकाउंट था और कैपिटल ओनर का अकाउंट है। कैपिटल किसका अकाउंट है? ओनर का अकाउंट है। क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट्स दिख रहे हैं मेरे को, मैं पहले उस पर डिस्कशन कर लेता हूँ। सर 1 लाख नहीं लिख सकते क्या? हाँ, आप 1 लाख लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। बेटा लिखना कैसे, क्या करना है, मैं उस पर डायरेक्ट आता हूँ। अभी आप फ्रैक्शंस पे इसलिए लिखिए क्योंकि फ्रैक्शंस का फायदा, अभी तो पार का केस है, प्रीमियम डिस्काउंट के केस में और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ते जाएंगी, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि 1 लाख कहाँ से आए ये पता होना चाहिए। वर्किंग नोट शुड फॉर्म द पार्ट ऑफ योर आंसर। आप इसके बाद 1 लाख रुपए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। श्रुति आपने हाथ उठाया है, कोई डाउट है बेटा? क्या ये सेकेंड वाली की फर्स्ट वाली? अच्छा ये डेबिट क्यों की है? सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ड्यू की एंट्री क्यों डेबिट की है? मेरे को एक चीज़ बताओ, यहाँ हमने अभी अपन ने इशू का प्रोसीजर समझा था, एक बार सुन लो रे बेटा वापस, जिनको नहीं समझा। घबराओ नहीं, आराम से ठंडे दिमाग से। पहले प्रॉस्पेक्टस आ गया वो बाजू में रखो। इन्होंने जब लेटर लिखा तो हम काय की एंट्री पास करेंगे? जनरल पब्लिक ने जब लेटर लिखा, एक बार बेटा ध्यान दो, जनरल पब्लिक ने लेटर लिखा तो काय की एंट्री पास होंगी? बोलो, काय की एंट्री पास होंगी? रिसिप्ट की? तो रिसीव की एंट्री क्या होंगी? पैसा आया, बैंक अकाउंट डेबिट, देने वाले कौन है? रोहन सोहन मोहन सुनील। ये पहली एंट्री थी जो हमने लिखी थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। दिख रही है? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। ठीक है। प्रोसीजर में सेकंड स्टेज क्या था? एक बार उन लोगों से लेटर आ गया, उनसे पैसा आ गया तो एक वेरिफिकेशन लेटर लिख दो। मैं अभी इसको इग्नोर कर रहा हूँ, अभी के लिए मैं आऊँगा जब इंस्टॉलमेंट्स के केस आएंगे मैं उस पर भी आऊँगा, अभी नहीं। ये इंस्टॉलमेंट का केस नहीं था, गिवन एग्जाम्पल लमसम का था। तो हमने क्या किया है, सीधा पैसा, पूरा पैसा मंगा लिया 100 रुपये, और बाद में हमने उनको ओनर बना दिया। बाद में हमने उनको क्या बना दिया? ओनर। ये वाली जो एंट्री थी, पहली एंट्री जो थी ये रिसिप्ट की हम पास कर चुके हैं। अगली एंट्री ड्यू की होगी जिसमें हम उनको ओनर बना रहे। पहले ये हमारे लिए जनरल पब्लिक थी, अब जब मैं ओनर बना दूंगा तो अब ये जनरल पब्लिक रहेंगे, नहीं, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म होकर ओनर की उधारी शुरू हो जाएंगी। जब मैं उनको लेटर लिख के ओनर बना दूंगा तब वो मेरे लिए जनरल पब्लिक रहेंगे कि अब ओनर हो जाएंगे? ओनर हो जाएंगे। तो वही किया हमने। हमको क्या करना है? जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करना है। जनरल पब्लिक की उधारी मेरे बुक्स में क्या नाम से थी? जनरल पब्लिक की उधारी मेरे बुक्स में क्या नाम से थी? ये थी ना जनरल पब्लिक की उधारी। ये थे मेरे जनरल पब्लिक, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इनकी उधारी खत्म करना है। मेरे को बताओ, क्रिएट करते वक्त मैंने इनके अकाउंट क्रेडिट किए थे, ये देखो ये क्रेडिट हुआ है। खत्म करने के लिए क्या करोगे? डेबिट, सिंपल। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करना है, क्रिएट करते वक्त क्रेडिट किया था तो खत्म करते वक्त क्या कर देंगे? डेबिट। खत्म करते वक्त क्या कर देंगे? डेबिट। अभी समझा क्या? जिनको डाउट था, और अगर डाउट है तो पूछ लो बेटा। अगेन मैं बोल रहा हूँ, फर्क पड़ जाता है क्लास में बैठे रहने का और ऑनलाइन करने का, इस वजह से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये समझा क्या?
कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज नो डाउट करके एक बार चैट कॉलम में लिख दो। कमान हरी, अब कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज नो डाउट करके चैट कॉलम में लिख दीजिए। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, डोंट वरी। ड्यू की एंट्री नहीं समझी, ठीक है ठीक है ठीक है बेटा, जिनको समझ गई वो लिखना चालू कर दे। पहले क्वेश्चन लिखेंगे और बाद में ये एंट्री लिख लेंगे। क्वेश्चन लिख लो आप लोग, जिनको समझ गई वो लिखना चालू करे, जिनको नहीं समझी वो ध्यान दें, मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसके ऊपर में वापस, कोई दिक्कत नहीं। 4 बार सुनेंगे, हम समझेंगे, उसी के बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिनको समझ गया लिखना शुरू करेंगे, क्वेश्चन लिखना चालू करो आप लोग पहले, मैं इसको वापस एक बार ठंडे दिमाग से वापस समझाएंगे, ठीक है। मुंडे मुंडे झटको, स्ट्रेट बैठो। कितने लोग मेरे साथ है, एक बार हैंड्स रेस कर लो, जिन जिनको डाउट है वो एक बार हैंड रेस कर लो, आपके एप्लीकेशन में जाके हैंड रेस कर लो, ताकि आपके नाम मेरे सामने आ जाए, मैं थोड़ा उन पर ढंग से कॉन्सेंट्रेट कर पाऊँ, ठीक है। चलिए, कुछ 7-8 हाथ ऊपर हुए। चलिए आइए, जिनको हाँ हाँ कर लो, मैं रुका हूँ, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कितने स्टूडेंट्स को नहीं समझा है, एक बार इसलिए हाथ उठा लो सभी जिनको नहीं समझा है। चलो आ जाओ, हो गया है। जिनको समझ गया वो क्वेश्चन लिखना शुरू कर दे, बाकी लोग यहाँ ध्यान दे। चुप रहिए, क्लास आपसे दरखास्त है कि बात ना करे ना करे ना करे। चलिए शुरू करता हूँ मैं, ध्यान दो ध्यान दो। पहले तो ट्रांजैक्शन समझो, ट्रांजैक्शन क्या है। एबीसी लिमिटेड हम एबीसी लिमिटेड हैड इशूड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच। 100 रुपए का शेयर है, 1000 शेयर्स हमने इशू करने, 1000 शेयर्स हमने इशू करने। तो यहाँ पे ये पहली बात तो केस, पूरा पैसा हमने अलग अलग मंगाया कि पूरा पैसा एक साथ मंगा लिया। जैसा एक क्वेश्चन में और दिखा था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ हमने पूरा पैसा एक साथ नहीं मंगाया, एप्लीकेशन पे अलग, अलॉटमेंट पे अलग, फर्स्ट कॉल पे अलग, फाइनल कॉल पे अलग। हो सकता है ना, अगर मेरी कंपनी की डिमांड अच्छी है, पैसा मेरे को एक बार में सब देने को तैयार है, तो मैं पूरा पैसा लमसम में मंगा लूंगा। तो मैंने इंस्टॉलमेंट्स में पैसा नहीं मंगाया, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट अंडरस्टैंड दिस। मैंने इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मंगाया, मैंने पूरा पैसा एक साथ मंगा लिया, मैंने पूरा पैसा एक साथ मंगा लिया। मेरे को पैसा आ गया। पैसा देने वाली कौन थी? ये जनरल पब्लिक। पैसा देने वाली कौन है? ये जनरल पब्लिक। रोहन, सोहन, मोहन, सुनील है। तो ट्रांजैक्शन समझो हुआ क्या है, एंट्री पास करना है बेटा, एनालाइज करो। पैसा आया हमें, हम कौन है? कंपनी। हमको पैसा आया, पैसा देने वाली कौन थी? जनरल पब्लिक। हमको पैसा आया, देने वाली कौन थी? जनरल पब्लिक। तो क्या क्या अकाउंट पॉसिबल रहेंगे? एक बैंक अकाउंट, रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। बैंक अकाउंट रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। बट रोहन, सोहन, मोहन, सुनील 4 लोग हैं, नाम लिखना पॉसिबल है। 40,000 रहते तो हम हर एक का नाम नहीं लिख सकते थे। तो ये 40 लोगों को मिला के हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट यूज कर लेंगे, जिसको नाम दे देंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब चाहो चीटी, घोड़ा, हाथी, नमूना, नालायक, जो बोलना है बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बट पढ़ के समझ में आना चाहिए किसको रिप्रेजेंट करता है। यहाँ वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ऐसे जनरल पब्लिक को जिन्होंने अप्लाई किया, ऐसी जनरल पब्लिक को जिन्होंने अप्लाई किया। तो यहाँ वो जो जनरल पब्लिक है जिन्होंने अप्लाई किया, वो रोहन, सोहन, मोहन, सुनील, उनको मिला के एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट का नाम दे दिया, जिसको नाम क्या दिया हमने? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। तो पैसा आया, रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आया बैंक अकाउंट डेबिट। कितना पैसा आने वाला है? 1000 शेयर पे 100 रुपए के हिसाब से पैसा मिलेगा। 1000 शेयर पे कितना पैसा मिल जाएगा? 100 रुपए के हिसाब से। देने वाले कौन है? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। तो टू रोहन, टू मोहन, टू सुनील, ये लिख पाना, हर एक के नाम लिख पाना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। तो इन सब को मिला के हम एक रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट बना देते, जिसको नाम दे देंगे हम टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। क्या नाम दे देंगे हम? टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो कितना हो जाना है इसने? 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100। मेरे को एक चीज बताओ, ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट किसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट था? किसका रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट था? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील का। ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट किसका अकाउंट है? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील का। ये समझा है तो एक बार यस लिख दो। एक सवाल आया, सर बैंक क्यों लिखा? बैंक क्यों लिखा बेटा? जब पैसा
मैंने ये समझाया, अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। बैंक क्यों लिखते हैं? क्योंकि पैसा जब हम रहते हैं, अगर हम कंपनी की बात कर रहे हैं तो हम छोटे स्केल में ऐसा घर वालों से पैसा कलेक्ट कर रहे हैं कि पूरे देश से, बल्कि कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज रहती है जिनके शेयर्स बाहर के लोग भी खरीदते हैं। तो वो पैसा क्या कैश ला कर दे पाएंगे हमको, कि पैसा हमारे अकाउंट बैंक अकाउंट में जमा करेंगे? पैसा हमारे बैंक अकाउंट में जमा करेंगे ना, तो पैसा हमको कैश में मिलने वाला है कि बैंक अकाउंट में जमा होगा? पैसा तो ऑफकोर्स बैंक अकाउंट में जमा होगा ना। यदि पैसा बैंक अकाउंट में जमा होगा तो हमको बैंक लिखना पड़ेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? वो जिन स्टूडेंट ने बैंक क्यों लिखा, ऐसा लिख रखा था, वो समझा उनको? ठीक है, बैंक क्यों लिखा वो समझा। अब ये जो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट है, ये किसका अकाउंट है, किसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील का। किसका रिप्रेजेंटेटिंग अकाउंट है? रोहन, सोहन, मोहन, सुनील। और रोहन, सोहन, मोहन, सुनील अभी हमारे लिए जनरल पब्लिक है। रोहन, सोहन, मोहन, सुनील अभी तक के जो उन्होंने पैसे के लिए अप्लाई किया है, वो हम यानी कंपनी के लिए, तो वो जनरल पब्लिक है। एक चीज समझो, अभी तक मैंने उनको शेयर्स देके ओनर बनाया कि वो अभी जनरल पब्लिक है? एक बार जिनको डाउट है, जिनके हैंड्स रेज है, मैं उनसे एक्सपेक्ट करूंगा वो हमारे लिए क्या है, बताओ, आप बताओ, वो हमारे ओनर बने कि अभी तक वो जनरल पब्लिक है? लिखो चैट कॉलम में, ये वो हमारे जनरल पब्लिक है या ओनर है? जनरल पब्लिक के लिए जीपी लिख दिया, ओनर के लिए ओ लिख दिया, आपको जो भी लगता है। क्या है वो हमारे लिए, जनरल पब्लिक है या ओनर है? जनरल पब्लिक। एक जन ने ओनर लिखा है। बेटा सिमरन, वो ओनर अभी बने हैं कि ओनर जब मैं शेयर्स अलॉट कर दूंगा तब बनेंगे? जनरल पब्लिक वो अभी नहीं है। जनरल पब्लिक कब बनेंगे? जब मैं उनको शेयर सर्टिफिकेट दे दूंगा। जब तक शेयर सर्टिफिकेट नहीं दिया तब तक तो जनरल पब्लिक है। जब तक कि वो हमारे लिए क्या रहने वाले, जनरल पब्लिक। देख लो, मैं एक बार समझा देता हूँ। जब उन्होंने ये शेयर्स के लिए अप्लाई किया तब ओनर नहीं बनते। वो ओनर कब बनते? जब मैं उनको शेयर सर्टिफिकेट देता हूँ। जब तक मालिकी का प्रूफ ऑफ ओनरशिप नहीं दूंगा तब तक ये मेरे लिए क्या रहने वाली है, जनरल पब्लिक। तब तक ये मेरे लिए क्या रहने वाली है, जनरल पब्लिक। जैसे ही मैंने उनको शेयर सर्टिफिकेट अटैच करके भेज दिया, ये जनरल पब्लिक काय में तब्दील हो जाएंगी, ओनर में। काय में तब्दील हो जाएंगी, ओनर। तो अभी तक के हमने सिर्फ उनको, उनसे पैसा लिया है। ओनर बनाएंगे मतलब ड्यू की एंट्री पास करना पड़ेगा। जब मैं उनको लेटर लिखकर भेज के ओनर बनाऊंगा, मतलब मैं काय की एंट्री पास करूंगा, ड्यू। दैट इज आवर सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री क्या होती है, हम उसको ड्यू करेंगे। ड्यू करेंगे मतलब हम उसको ओनर बनाएंगे। ओनर बनाते वक्त क्या एंट्री पास होंगी, देखो। ओनर बना दिया मतलब क्या करना है, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करना है। ओनर बनाना है मतलब क्या करना है हमको, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करना है। जनरल पब्लिक मतलब इन ये वाला अकाउंट, ये जनरल पब्लिक का अकाउंट था, ये जनरल पब्लिक का अकाउंट अब हमको रखना है कि खत्म करना है? मैं ओनर बना रहा हूँ, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करूंगा और उसके बाद उनको ओनर बना, वही रोहन, सोहन, मोहन, सुनील ही मेरे ओनर बनेंगे, जो अब तक मेरी जनरल पब्लिक थी। जो अब तक मेरी क्या थी, जनरल पब्लिक। तो जनरल पब्लिक का अकाउंट जब हमको क्रिएट करना था तो मैंने क्रेडिट किया। जनरल पब्लिक का अकाउंट अगर मुझको क्रिएट करना था तो मैंने क्रेडिट किया। अब यदि खत्म करना है अकाउंट में, मैंने एक चीज बताया था, अगर हमको कोई अकाउंट खत्म करना है तो सेम अकाउंट डेबिट, सेम अकाउंट क्रेडिट, इफेक्ट जीरो हो जाएगा। अकाउंट डेबिट है, उसको खत्म करना है तो क्रेडिट कर दो। अगर क्रेडिट है, काटने से काम नहीं चलता, अकाउंट्स में हम काट नहीं सकते। अगर मेरे को क्रेडिट है, क्रेडिट का इफेक्ट खत्म करना है, क्रेडिट का इफेक्ट खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। क्रेडिट का इफेक्ट खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, डेबिट। तो ये जनरल पब्लिक का अकाउंट क्रिएट करते वक्त क्रेडिट हुआ, जनरल पब्लिक का अकाउंट क्रिएट करते वक्त क्रेडिट हुआ। तो खत्म करते वक्त क्या करेंगे, खत्म करते वक्त डेबिट करेंगे। खत्म करते वक्त क्या कर देंगे, डेबिट। क्रिएट करते वक्त क्रेडिट था। पर्सनल का रूल लगता है, मैं उसको टच नहीं कर रहा था क्योंकि कई लोग उसको लेके कंफ्यूज हो सकते हैं। एक्चुअल पर्सनल का रूल लगता है। मेरे को एक चीज बताओ, जब मैंने उनको शेयर सर्टिफिकेट भेज दिया तो आपको क्या लगता है, वो रोहन, सोहन, मोहन, सुनील क्या बन गए, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट, रिसीवर ऑफ उधारी, गिवर ऑफ उधारी। उनको सर्टिफिकेट मिला ना। जब मैं शेयर सर्टिफिकेट भेज रहा हूँ, ये शेयर सर्टिफिकेट जब रोहन, सोहन, मोहन को भेज रहा हूँ तो ये रोहन, सोहन, मोहन को सर्टिफिकेट मिल रहा है ना। तो रोहन, सोहन, मोहन, सुनील क्या बन गए, रिसीवर या गिवर? बेटा जब सर्टिफिकेट भेजा मैंने यानी कंपनी ने जब इनको सर्टिफिकेट दिया तो ये रोहन, सोहन, मोहन, सुनील को सर्टिफिकेट मिले ना। तो ये लोग क्या बन गए, रिसीवर या गिवर? रिसीवर। तो इस वजह से ही वो जनरल पब्लिक डेबिट होती है। तो जनरल पब्लिक डेबिट हो गई क्योंकि उनकी उधारी खत्म हो गई ना, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, तो वो रिसीवर ऑफ रीपेमेंट बन गए। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म हो गई ना, तो जनरल पब्लिक क्या बन गए, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। जनरल पब्लिक क्या बन जाएंगे, रिसीवर ऑफ रीपेमेंट। और ओनर
ओनर इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप उनकी उधारी शुरू होंगी, तो वो ओनरशिप के कैपेसिटी में गिवर ऑफ उधारी बन जाएंगे। इन द कैपेसिटी ऑफ ओनरशिप वो क्या बन जाएंगे, गिवर ऑफ उधारी। पर्सनल अकाउंट के रूल में घुसोगे दिमाग खराब हो सकता है, कंफ्यूज हो सकते हो, उस तरफ मत जाओ। इसको इस लॉजिक से समझने की कोशिश करो कि भाई जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करना है। पहले वो मेरे लिए जनरल पब्लिक थी, रूल लगता है बट लगाने जाओगे कंफ्यूजन बढ़ेगा। हम एक दो क्लास के बाद रूल पे डिस्कस कर लेंगे, बट अभी समझो जनरल पब्लिक की उधारी खत्म करना, और अकाउंट में कोई भी अकाउंट अगर खत्म करना है तो काटने से काम चलता है कि इफेक्ट देना पड़ता है। क्रेडिट है, क्रेडिट है, खत्म करना है तो क्या करेंगे हम, डेबिट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने से डेबिट हो जाएगा, जितने से क्रिएट हुआ था। कितने से क्रिएट हुआ था ये, 1000 इंटू 100। कितने से क्रेडिट हुआ था ये, 1000 इंटू 100। इंटू 100। आई होप यहां तक समझा है। 1000 इंटू 100 से क्रिएट हुआ था, तो 1000 इंटू 100 से खत्म हो जाएगा। और उधारी अब किसकी चालू करना है, ओनर। और ओनर का अकाउंट बुक्स में क्या नाम से रहता है, कैपिटल। तो टू रोहन कैपिटल, टू मोहन कैपिटल, टू सोहन कैपिटल, बेसिकली ये सब गिवर ऑफ उधारी हो गए, सारे ओनर। बट इन सब के नाम लिखना हमारे लिए फिजिबल नहीं है। 4 है तो लिख भी दूंगा, 40,000 नाम लिख पाऊंगा क्या। तो सारे ओनर को मिला के हम एक ही अकाउंट यूज कर देते, जिसको नाम दे देते हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। के सारे ओनर को मिला के एक ही नाम दे देते, जिसका नाम दे देते हम इक्विटी शेयर कैपिटल, जो 1000 इंटू 100 पे आ जाना है। उसने कितने पे आ जाना है, ये 1000 इंटू 100। पूरे 100 रुपए के ओनर की उधारी शुरू। तो जनरल पब्लिक की उधारी ये जो थे, ये मेरे इन द कैपेसिटी ऑफ जनरल पब्लिक थी। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, क्या बोलेंगे हम, जनरल पब्लिक की उधारी, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ा, क्योंकि पहले क्रेडिट था। क्रेडिट को खत्म करना है तो डेबिट, और ओनर की उधारी शुरू करना है तो क्रेडिट। ये समझा क्या अभी? जिन्होंने हाथ उठा रखा है, अगर जिन जिन को समझ गया वो एक बार हाथ नीचे कर ले। अगर आपके हाथ अभी भी ऊपर है तो मैं समझूंगा कि अभी भी आपको नहीं समझा, ठीक है। जिनके हाथ उठे हुए समझ गया है तो दे कैन लोअर देयर हैंड्स। ओके परफेक्ट, सभी ने हाथ नीचे कर लिया। आई होप अभी सभी को समझ गया। समझ गया बेटा, तो अब लिख लेंगे इसको। किसी को अगर अभी भी डाउट है, घबराओ नहीं, अभी भी डाउट है पूछ लो, अननेसेसरी डाउट लेके घर नहीं जाना। गोपिका कोई डाउट है? एक बार और मैं करता हूं, एक बार और। किसी को डाउट है क्या? गोपिका विल डिस्कस दिस आफ्टर द क्लास। एक बार हो जाता है फिर मैं एक बार आपसे और डिस्कस करता हूँ, ठीक है। मैं क्लास कंक्लूड कर देता हूँ ताकि बाकी स्टूडेंट दूसरे क्लास ज्वाइन करना शुरू कर सके। हो गया अगर सबका लिख के तो एक बार आवाज कर दे, डन लिख दे, डन राइटिंग करके, डन 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 लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा लिख के हो गया उन स्टूडेंट्स का। सिमरन कौर आप भी रुक जाएंगे अभी जब सेशन खत्म होगा, तो जिनको नहीं समझा वो अभी रुक जाएंगे। चलिए, अगर यहाँ तक हो गया तो आज हम यहीं रुकते हैं। इसके आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे। गुड डे। कल का क्लास मिस मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।